फिर आई एक विनाशकारी ट्रेजेडी भोला साइक्लोन नवंबर 1970 में। यह दुनिया का सबसे डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। जब वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करता है। ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक प्लान्ड जेनोसाइड था। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के चारों तरफ बहुत से लोगों का कत्ल किया गया। अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सिर्फ $3.1 बिलियन पर ही खड़ा है, यानी कि एक क्रिटिकल लो पर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है वो पहुंच चुके हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और वो भी किसी फॉरेन पावर के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश के हाथों। फिर आया एक तबाह कर देने वाला साइक्लोन जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और वेस्ट पाकिस्तान ने उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। और फिर आया एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट जहां से एक नया देश जन्मा जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। 1971 का वॉर सिर्फ एक मिलिट्री कंफ्लिक्ट नहीं था, वो एक इमोशनल, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी था। ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी पहचान, अपना हक और अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, और वेस्ट पाकिस्तान की बेईमानियों के खिलाफ खुद को अलग राष्ट्र बनाने का काम किया। आज 53 साल बाद बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान से सवाल कर रहा है कि मेरा हिस्सा कहां है। यह सवाल है उन $4.52 बिलियन का जो बांग्लादेश का राइटफुल शेयर था पाकिस्तान की यूनाइटेड इकोनॉमी से, 1971 के पहले के रिजर्व से, और वो जो उनके एसेट्स थे उनमें से। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक फाइनेंशियल जस्टिस की मांग है, एक पॉलिटिकल रिमाइंडर है कि जो कुछ 1971 में हुआ था उसके जख्म आज भी ताजा हैं, और एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है कि साउथ एशिया में हिस्ट्री कभी पुरानी नहीं होती है। यहां पर साउथ एशिया में पास्ट हमेशा प्रेजेंट के रूप में लौटता है, और जियोपॉलिटिक्स में यह याद दिलाना जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी की बात करते हैं और समझते हैं कि बांग्लादेश ने $4.52 बिलियन पाकिस्तान से क्यों मांगे हैं, क्या पाकिस्तान इसको दे भी पाएगा या नहीं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया दो नए राष्ट्रों में बटा, तो पाकिस्तान भी एक अजीब स्ट्रक्चर के साथ बना था। दो अलग देश, दो अलग भौगोलिक हिस्सों के अंदर पाकिस्तान बना था। एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर थे। ये एक वेस्ट पाकिस्तान था जिसको आज का पाकिस्तान बोला जाता है, और ईस्ट पाकिस्तान था जिसे आज का बांग्लादेश बोला जाता है। दोनों के बीच फासला सिर्फ जियोग्राफी का नहीं था, संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था का भी फासला इनके बीच था। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी लगभग टोटल 56% थी एंटायर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, और पाकिस्तान की जीडीपी में भी ईस्ट पाकिस्तान का योगदान 60% के आसपास था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के फेडरल बजट से उनको सिर्फ 25 से 30% का हिस्सा ही दिया जाता था। यानी जहां से पैसा आता था वहां पैसा जाता नहीं था। सत्ता, फैसले और कंट्रोल सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में था, और इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को और ज्यादा बढ़ावा मिला कल्चरल रिप्रेशन के जरिए। बंगाली भाषा, जो ईस्ट पाकिस्तान की जनमत की पहचान थी, उससे नेशनल लैंग्वेज बनाने के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसे आइडेंटिटी थ्रेट बोला गया था। फिर आई एक विनाशकारी ट्रेजेडी भोला साइक्लोन नवंबर 1970 में। यह दुनिया का सबसे डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भेजने में 1 हफ्ता डिले कर दिया था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने यह देखा और महसूस किया कि उनकी जिंदगियों की कीमत उनके देश में जीरो थी। इसी टेंशन के बीच आए 1970 के जनरल इलेक्शंस। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीत ली, और नेशनल असेंबली में उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिली। पर पावर ट्रांजिशन होने की बजाय वेस्ट पाकिस्तान के जनरल्स ने उसे सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आई वो रात जिसे साउथ एशिया की हिस्ट्री में कभी ना भूलने वाली रात बोला जाता है। 25 मार्च 1971, जब वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करता है। यह कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक प्लान्ड जेनोसाइड था। यूनिवर्सिटी कैंपसेस के चारों तरफ बहुत से लोगों का कत्ल किया गया, बहुत से छात्रों का कत्ल किया गया, सिविलियंस को टॉर्चर किया गया, थाउजेंड्स ऑफ बंगाली विमेन का रेप किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करके एग्जीक्यूट किया गया। यह क्रैकडाउन सिर्फ डिसेंट को दबाने का जरिया नहीं था, यह एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था एक पूरे रीजन को ठिकाने लगाने का। पर दुनिया चुप रही और ईस्ट पाकिस्तान जल रहा था। तब इंडिया ने ह्यूमन राइट्स और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंटरवीन करना जरूरी समझा, और दिसंबर 1971 में 13 दिन की जंग के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने ढाका में सरेंडर कर दिया, और एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। 1971 के बाद जब बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र के रूप में उभरा, तो उसने सिर्फ पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक जस्टिस भी मांगना शुरू किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक सिंपल लॉजिकल सवाल पूछा, अगर हम तुम्हारे देश का हिस्सा थे तो हमें
तुम्हें तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट में भी प्रोपोर्शनेट शेयर मिलना चाहिए। ये मात्रा कोई इमोशनल या मोरल डिमांड नहीं थी, ये एक ट्रीटी बेस्ड फैक्चुअल और डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड क्लेम था और इस डिमांड की टोटल वैल्यू थी $4.52 बिलियन। चलिए इसका ब्रेकडाउन समझने का काम करते हैं। इस $4.52 बिलियन जो आज की डेट में पाकिस्तान से बांग्लादेश मांग रहा है, उसका ब्रेकडाउन कैसे है। सबसे पहले आप देखिए, जो भोला साइक्लोन के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लिए भेजी गई फॉरेन एड थी, उसमें से $200 मिलियन का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ने डाइवर्ट कर लिया, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। बांग्लादेश को भेजने का काम उसने नहीं किया, वो बांग्लादेश तक कभी पैसा पहुंच ही नहीं पाया। फिर साथ में $54.4 मिलियन जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के करेंसी रिजर्व का हिस्सा जो था वो फ्रीज कर दिया था और उनका राइटफुल पेमेंट बांग्लादेश को कभी नहीं दिया गया। ये एक डायरेक्ट वायलेशन था मॉनेटरी एग्रीमेंट्स का। साथ में $1,84,705 जो कि रूपाली बैंक की कराची ब्रांच में ईस्ट पाकिस्तान सिटीजन्स के पर्सनल अकाउंट थे, वो अभी तक फ्रीज है और उनका पैसा उनके वारिस के अकाउंट्स में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। साथ में $1,05,882 ईस्ट पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट के प्रोविडेंट फंड के या पेंशन के जो पैसे थे, जो रिटायरमेंट के बाद उनका हक था, उनको भी नहीं दिया गया, उनका भी आज तक कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है। यह उनके परिवारों के लिए एक अनफिनिश्ड जस्टिस का केस है। और बाकी अमाउंट में आता है गवर्नमेंट हेल्ड फंड्स, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के अनरिजॉल्व्ड क्लेम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटीज जो बांग्लादेश का हक बनता है एज ए फॉर्मर पार्ट ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। इन सबको मिलाकर बांग्लादेश का पाकिस्तान पर क्लेम बनता है $4.52 बिलियन, जो सिर्फ एक फाइनेंशियल फिगर नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि पार्टीशन के बाद भी सब कुछ पार्टीशन नहीं हुआ है, अभी यह पैसा बांग्लादेश को मिलना बाकी है। यह पैसा एक सोवरेन नेशन के लिए उसकी इकोनॉमिक डिग्निटी का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है और जब तक यह डिस्प्यूट सोल्व नहीं होता है तब तक 1971 का चैप्टर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। और दोस्तों, फिर अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आज के टाइम पर आए तो आप जानते हो कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक और टर्निंग पॉइंट आया। ढाका की सड़कों के ऊपर एक ऐसा पॉलिटिकल वोल्केनो फूटा जिसने सिर्फ शेख हसीना की सरकार को नहीं गिराया बल्कि पूरे साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को हिलाने का काम किया। शेख हसीना जो 2009 से पावर में थी और कंटिन्यूअसली 4 टर्म तक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, उनका रूल ग्रेजुअली एक सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम बन गया था। मीडिया हाउसेस बांग्लादेश के अंदर हेवीली मॉनिटर्ड थे। ओपोजिशन लीडर जैसे कि खालिदा जिया या तो जेल में थे या फिर एग्जाइल में थे और फॉरेन पॉलिसी में भी एक शार्प शिफ्ट हुआ था फ्रॉम बैलेंस डिप्लोमेसी टू इंडिया सेंट्रिक अलायंस। साथ में मिड 2024 के इलेक्शंस के पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन, राइजिंग इन्फ्लेशन और करप्शन एलिगेशंस ने एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा वोलेटाइल बना दिया। जुलाई से शुरू हुए स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट इन्होंने क्विकली नेशनल मूवमेंट का रूप ले लिया। ढाका, चिटागोंग, खुलना, हर जगह यूथ सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगी कि भैया गणतंत्र चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। क्लैशेस वायलेंट हो गए तो सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, पुलिस फायरिंग करी जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी बांग्लादेश की मिलिट्री का न्यूट्रल रहना। ना उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया और ना ही प्रोटेस्टर्स को क्रश करने का काम किया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने रिजाइन किया और इंडिया में पॉलिटिकल असाइनमेंट ले लिया, साइटिंग थ्रेट टू हर पर्सनल सेफ्टी। और फिर बांग्लादेश में बनी एक इंटरिम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जिसमें ओपोजिशन अलायंसेस का एक मेजर रोल रहा। इंटरनेशनल एनालिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया था कि नया रिजीम इकोनॉमिक हीलिंग, इलेक्टोरल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रीबिल्डिंग पर ध्यान देगा और 1971 जैसे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को वापस रिजोल्व करने का कोशिश की जाएगी। लेकिन ये अजम्पशंस गलत साबित नहीं हुए, सही साबित हुए। कुछ एक चीजें बांग्लादेश की नई सरकार ने की भी हैं और कुछ चीजें नहीं भी की हैं। अप्रैल 2025 में एक जो अभी बांग्लादेश के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल्ड अनाउंसमेंट किया दैट वी विल फॉर्मली रेज द इशू ऑफ 1971 वॉर टाइम फाइनेंशियल क्लेम्स विद पाकिस्तान एट द फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स। और साथ में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जेनोसाइड के लिए माफी मांगने की भी बात की है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, यह 15 सालों में पहली हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में होने वाली है और एजेंडा में सबसे ऊपर $4.52 बिलियन के अनरिजॉल्व्ड वॉर टाइम फाइनेंशियल क्लेम है। इसका मतलब क्लियर है, बांग्लादेश सिर्फ फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहा, वो पास्ट को भी लीगल और डिप्लोमेटिक क्लोजर चाहता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को भूला नहीं जाएगा और साउथ एशिया में पास्ट इज नेवर रियली द पास्ट, वो बार-बार डिप्लोमेसी के टेबल पर लौटकर आ जाता है। इस नए स्टांस ने साउथ एशिया में जियोपॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी है। क्या रीजनल वूंड सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं या उनका कंपनसेशन भी जरूरी होता है? और क्या साउथ एशिया कभी भी अपने पास से ट्रूली मूव ऑन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बांग्लादेश का $4.52 बिलियन का फाइनेंशियल क्लेम ना सिर्फ हिस्टोरिकल इशू को उठा रहा है बल्कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को भी फंडामेंटली चैलेंज कर रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्या इस पैसे को वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों,
अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर पर ही खड़ा है, यानी कि एक क्रिटिकल लो पर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है वो पहुंच चुके हैं। आईएमएफ के टाइट कंडीशंस और इंटरनल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल्ड कर दिया है। इस वक्त बांग्लादेश का 4.5 बिलियन डॉलर का क्लेम पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल ह्यूमिलिएशन बन गया है। यह क्लेम पाकिस्तान के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ब्लो नहीं बल्कि इंटरनेशनल परसेप्शन में भी उनका जो इमेज है उसको खत्म करने वाला इमेज है। पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक सेंसिटिव इशू बन गया है। अगर पाकिस्तान इस क्लेम को रिफ्यूज करता है तो वो अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो अपनी नेशनल प्राइड को पहले से और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। साथ में इंडिया का भी यहां पर साइलेंट सपोर्ट है। इंडिया ने ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, इंडिया साइलेंट है इसके ऊपर, पर बिहाइंड द सीन्स इंडिया बांग्लादेश के नए रिजीम के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल बैलेंस को अपने फेवर में शिफ्ट करने की। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज करता है तो इंडिया यूनाइटेड नेशन फोरम्स में बांग्लादेश के क्लेम को इंटरनेशनलाइज करने का प्रेशर भी डाल सकता है। इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है जिसमें वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन और डिप्लोमेटिक लेवरेज में बदलने का काम करेगा। क्या इंडिया बांग्लादेश के फाइनेंशियल क्लेम्स को पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के अगेंस्ट यूज कर पाएगा? ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन हमारे सामने रह जाता है। साथ में दोस्तों, चाइना की यहां पर जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। चाइना का रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, और सीपैक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते पाकिस्तान और चाइना के बीच में सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है, और चाइना ने बांग्लादेश के अंदर भी काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हैं। लेकिन अब चाइना को एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है तो बांग्लादेश को यह फील हो सकता है कि चाइना का बायस पाकिस्तान की तरफ है, और अगर बांग्लादेश के क्लेम को ओपनली सपोर्ट किया जाता है तो चाइना की रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ खराब हो सकती है। इसलिए चाइना अब एक डिफिकल्ट स्पोर्ट में है, उसे उस पर न्यूट्रल बने रहने का प्रेशर है। साथ में कुछ लीगल इंप्लीकेशन भी है। ये लीगल बैटल इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकती है। बांग्लादेश इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में पाकिस्तान को अपीयर करने के लिए बुला सकता है। अगर पाकिस्तान आर्बिट्रेशन में फेल होता है तो लीगल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जिसमें पाकिस्तान को फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ सकती हैं, और अगर बांग्लादेश के फाइनेंशियल क्लेम्स एक्सेप्टेड होते हैं तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा जो फ्यूचर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पहले भी मौजूद हैं, उनका भी अगर एग्जांपल समझें, इस फाइनेंशियल क्लेम के केस को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं जो इस केस को ग्लोबल कंटेक्स्ट में समझाने में मदद करते हैं। जैसे कि 1981 में ईरान यूएस फ्रोजन एसेट केस है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट था जिसमें ईरान के फ्रोजन एसेट्स को कंपनसेट किया गया था जब ईरानियन होस्टेजेस को रिलीज किया गया था। यह केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल किया गया था। साथ में कुवैत इराक कंपनसेशन पैनल आफ्टर गल्फ वॉर, यह भी एक केस है। गल्फ वॉर के बाद कुवैत ने इराक से कंपनसेशन की डिमांड की थी जिसमें इराक को फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। अब बांग्लादेश के 4.52 बिलियन डॉलर के क्लेम से साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक नया चैप्टर खुल चुका है। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों की प्लेयर्स अब अपने रीजनल स्ट्रेटजीज को दोबारा से देख रहे हैं, और बांग्लादेश अपने हिस्टोरिक फाइनेंशियल क्लेम्स के जरिए ना सिर्फ अपनी सोवरेनिटी को क्लेम कर रहा है बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करने का काम कर रहा है। क्या यह साउथ एशिया में नए डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स और टेंशंस का सबब बनेगा? ये फ्यूचर के डायनामिक्स को डिफाइन करेगा। अब असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान कुछ पे करेगा या सिर्फ ये तो पास्ट का मैटर है ये बोलकर डाइवर्ट करने का काम करेगा? पाकिस्तान को ये चैलेंज है कि अगर वो फाइनेंशियल क्लेम को रिजेक्ट करता है तो उनका इमेज और डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर वो कुछ पे करता है तो अपनी नेशनल प्राइड को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। पाकिस्तान के लिए ये नो विन सिचुएशन है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स देना अब उनकी मजबूरी हो जाएगी। बट क्या बांग्लादेश ये इशू पब्लिक मेमोरी में जिंदा रखेगा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए रेज किया गया इशू है? बांग्लादेश के लिए ये फाइनेंशियल क्लेम सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट भी है। ये मैसेज है जो बांग्लादेश दुनिया को देना चाहता है कि हम अपनी हिस्ट्री नहीं भूले हैं। दोस्तों, साथ में अगर बांग्लादेश ये इशू को पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए यूज करता है तो वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर ये इशू सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बन जाता है तो बांग्लादेश अपने हिस्टोरिकल जस्टिस को डिफाइन कर रहा होगा। क्या इंडिया इसको यूज करेगा पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए? इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान रिजेक्ट करता है तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट में पब्लिकली आकर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकता है। यह मूव यूएन जैसे इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को प्रेशर में भी लेकर आ सकता है। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का ये बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इवन फुल अमाउंट ना मिले, ये मूव पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कॉर्नर करता है। अब सबकी नजर इस हाई लेवल मीटिंग पर है जो 2025 के मिड में होने वाली है। उसमें क्या संभावनाएं निकलेंगी? ये मीटिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल फ्यूचर का डिसीजन होगा। आप क्या सोच रहे हो? क्या पाकिस्तान को यह पैसा देना चाहिए? कमेंट करो जस्टिस फॉर बांग्लादेश या फिर मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। अगर आपको ऐसे ही डीप
फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स के वीडियो पसंद हो तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां पास्ट से प्रेजेंट तक सब कुछ मिलेगा आपको जियोपॉलिटिक्स के असली एंगल से। मेरा नाम है राही मेहता, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।